नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस की। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी को जल्द ही नया दफ्तर मिलने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का भूमि पूजन किया है। इस दौरान दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली बीजेपी का नया दफ्तर आधुनिक तरीके से तैयार किया जाएगा, जो कई तरह की सुविधाओं से लैस होगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल नए दफ्तर से ही फूकेगी, जहां पार्टी नेताओं ने अभी तक दावा करना शुरू कर दिया है कि 2025 में दिल्ली की जनता को बीजेपी के रूप में नई पार्टी की सरकार मिलने जा रही है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी का नया ऑफिस पॉकेट 5 स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनाया जाएगा। ये 5 मंजिल बिल्डिंग होगी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर करीब 50 से 60 गाड़ियां होने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। जिसकी जगह पर ऑफिस बनाया जाएगा उसका कुल दायरा करीबन 850 मीटर का है, जहां अपर ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल होगा। वहीं पहली मंजिल पर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री और उपाध्यक्षों पर दफ्तर, दूसरी मंजिल पर अलग अलग प्रकोष्ठ और मोर्चा अधिकारियों के लिए कैबिन बनाए जाएंगे। जहां टॉप फ्लोर पर दिल्ली के बीजेपी का दफ्तर होगा। इसके अलावा एक कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा। बता दें कि जेपी नड्डा ने नए ऑफिस का शिलान्यास किया और भूमि पूजन समारोह किया, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की सरकार ही नहीं बदली, से संस्कार भी बदल दिए और संस्कृति भी बदल दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। वंशवाद से विकासवाद तक, वंशवाद से प्रजातंत्र को मजबूत करने वाला, परिवारवाद से निकल करके एक साधारण से घर से निकलने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है। ये अगर संस्कार आए तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के कारण से आए। ये वोट बैंक की राजनीति से हम निकल करके आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर आ गए। हमारे विरोधियों को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ता है। यह हमारी परिस्थिति बनी है। और इसलिए मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम 2023 में खड़े हैं, अमृतकाल की शुरुआत में खड़े हैं। हम लोगों ने 2047 देखना है और उस 2047 में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी को आगे बढ़ाते हुए एक विकसित भारत में अपना योगदान करना है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। बता दें कि पहलवानों को आरोप के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह का नया बयान सामने आया है। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को पहलवानों ने फिलहाल 15 जून तक रोकने की बात कही है। तो वहीं अब नाबालिग रेसलर के पिता के यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा करार देने के बाद ब्रजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं अपनी बातों पर शुरू से बना हुआ था और जिस पहलवान लड़की के पिता ने अपने फैसले को वापस ले लिया है, ये एक जांच का विषय है। जहां ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस दौरान कहा है कि 15 जून तक का समय आने दीजिए, जांच बिल्कुल जारी है और अभी तक पड़ताल की जा रही है। जहां उन्होंने कहा है कि मेरा अभी तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, मैं अपनी बातों पर शुरू से ही बना हुआ हूं, ये एक जांच का विषय है। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इसको लेकर मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं था और उस पर मैं ज्यादा कुछ 15 जून के बाद ही बोलना चाहता हूं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत इल्जाम लगाना ये काम न्याय का है, जहां कोर्ट जब फैसला देगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि 15 जून तक आप भी इंतजार कीजिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर पहलवान विनेश फोगाट का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट भी किए हैं। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन शोषण के मामले में दिलचस्प मोड़ सामने आया है, जहां नाबालिग शिकायतकर्ता ने ब्रजभूषण के खिलाफ अपना बयान बदल दिया है। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही विनेश फोगाट ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देरी के कारण बेटियां हिम्मत से ना हार जाएं। जहां पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं।
इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा इन सबको हिम्मत दे। इससे पहले विनेश फोगाट ने इसी मामले से जुड़ा एक और ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं दिल्ली के अस्पताल में लगी आग की। बता देंगे इस आग के दौरान 20 नवजात शिशु को सुरक्षित निकाला गया है। तो पश्चिम दिल्ली के वैशाली कॉलोनी स्थित नेक्स्ट न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में बीती रात आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जहां आग लगते ही फायर टेंडर को इसकी सूचना दी गई। जहां सूचना मिलने पर फायर विभाग ने 9 दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की, जिससे आग पर काबू पाया गया। बता दें कि चाइल्ड हॉस्पिटल सकरी गलियों में होने की वजह से फायर कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। गनीमत यह रही कि यहाँ नवजात बच्चों के अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों को बचा लिया गया है। दिल्ली फायर विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया है कि इस नवजात बच्चों के अस्पताल में आग बीती रात लगी थी। सूचना मिलने के तत्काल बाद ही दमकल की 4 गाड़ियां भेज दी थी। जहां मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने बताया है कि अस्पताल में 20 नवजात शिशु थे। जहां वैशाली कॉलोनी स्थित अस्पताल पर पहुंचने वाली गली संकरी थी। जहां गली संकरी होने के कारण फायर कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। इस सूचना के बाद 4 और फायर टेंडर मौके पर भेजे गए, जहां फायर कर्मी समय पर पहुंच गए थे और उन्होंने प्रयास कर आग पर काबू पाया। बता दें कि फायर कर्मियों ने नवजात अस्पताल में भर्ती बच्चे शिशु को रेस्क्यू कर बचा लिया है। जहां मौके पर नवजात को देखते हुए 20 बच्चों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है, जहां किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला है कि अस्पताल प्रबंधक के पास फायर एनओसी नहीं थी, न ही फायर को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था थी। जहां नवजात बच्चों का अस्पताल सिर्फ एक मंजिल पर था। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बता दें कि वैशाली कॉलोनी जनकपुरी के पास राबड़ी पालम मार्ग पर स्थित है और इस कॉलोनी की गलियां काफी संकरी हैं। जहां संकरी गलियों के नेक्स्ट न्यू बॉर्न एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में है। जहां गली सक्रिय होने के बाद आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अमृतसर की, जहां बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है, जिससे 5 किलो से ज्यादा की हीरोइन बरामद की गई है। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादियों की नई खेप भेजी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब की सीमा में ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों को गिराया जा रहा है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 5 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की है। यहाँ पाकिस्तानी ड्रोन से हीरोइन की खेप को भारतीय सीमा के अंदर गिराया गया था। बता दें कि इससे पहले भी 5 जून को बीएसएफ ने अमृतसर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था और इस ड्रोन से बीएसएफ ने 3 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद की थी। एक बार फिर बीएसएफ वाले जवानों को कामयाबी हाथ लगी है, जहां बीएसएफ के जवानों ने पंजाब की सीमा के पास ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से नशीले पदार्थ की खेप मिली है। बता दें कि इससे पहले ड्रोन को बीएसएफ ने 3 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद किया था। जहां सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर जिस पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराया था, वह नशे की खेप पंजाब में पहुंचाने आया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए जैसे ही ड्रोन भारत में आया, बीएसएफ के जवानों ने उसे तुरंत मार गिराया। और दर्द है कि मई के महीने में सुरक्षा बलों ने कम से कम 5 से ज्यादा अधिक ड्रोनों को मार गिराया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है, जिसको लेकर कई बयान सामने आ रहे हैं। बता दें कि मणिपुर में असामाजिक तत्वों ने बीजेपी विधायक के घर पर बम से हमला किया है। तो मणिपुर में कुकी और मेतई समुदाय के बीच 3 मई से चली आ रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां गुरुवार को 2 लोगों ने इम्फाल में बीजेपी विधायक सोराई साम केबी के घर पर बम से हमला किया। पुलिस के मुताबिक 2 लोग बाइक से आए थे, जहां उन्होंने खुले गेट के अंदर आईडी बम फेंक दिया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ, जहां ब्लास्ट से जमीन में बड़ा खड्डा भी हुआ है। जहां सूचना मिलते ही एसपी इम्फाल वेस्ट मौके पर पहुंचे और इस पूरी जगह का घटना का स्थल निरीक्षण किया है। जहां विधायक एसकेबी ने मीडिया से कहा है कि ये बेहद ही अपमानजनक बात है और परेशान करने वाला विषय है। जहां राज्य में व्याप्त अशांति के बीच मेरे घर पर इस तरह से विस्फोट किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इस घटना के पीछे के लोगों से अपील की है कि वे भविष्य में कहीं भी इस तरह की गतिविधियों को ना दोहराएं। विधायक ने आगे कहा है
कि हम सभी इंसान हैं और दोनों समुदाय के बीच जो भी मनमुटाव है उसे बम के बिना भी सुलझाया जा सकता है। दरअसल मणिपुर में पिछले 10 दिनों में विधायक के घर पर यह दूसरा हमला है। इससे पहले 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के सेरो गांव स्थित घर पर हमला किया गया था, जहां कुछ लोगों ने सेरो गांव में आए थे। इसके बाद उन्होंने विधायक रंजीत के घर पर तोड़फोड़ की थी। तो वहीं अब कांग्रेस विधायक की जगह बीजेपी के विधायक पर मणिपुर के उनके घर पर बम से हमला किया गया है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहां श्रीनगर में हिजाब का मामला सामने आया है। तो कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, जहां श्रीनगर के विश्व भारती महिला स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, जहां स्कूल के बाहर छात्राएं अपना विरोध भी जता रही हैं। आरोप है कि इन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस दौरान एक छात्रा ने कहा है कि अभया मेरे धर्म का हिस्सा है और हमें इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है। जब दूसरे स्कूलों में इसकी अनुमति दी जा रही है तो वह अपना धर्म क्यों ना निभाएं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने ट्वीट कर कहा है कि हिजाब पहनना एक व्यक्तिगत पसंद होना चाहिए, धार्मिक पोशाक के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जहां मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाओं को देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी बयान इस मामले में सामने आया है, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी इस देश को गोडसे के देश बनाना चाहती है और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक प्रयोगशाला बन गया है। पहले हमने कर्नाटक में ऐसी घटनाएं देखी थी और अब जम्मू कश्मीर में भी हम ऐसे ही घटनाएं देख रहे हैं, जहां इसे इन प्रयोगशालाओं को जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हुए देखा जा रहा है। जहां महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि प्रतिबंध का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह हमारे नेताओं को परेशान भी कर रहे हैं। हमें अबया हेलो नहीं किया जा रहा। हमें बोल रहे कि अबया के बगैर स्कूल आ जाओ। अबया अगर लगाना भी है तो स्कूल में अबया निकालो, दिन भर अबया के बगैर घूमो, जबकि वहाँ पे इतने सारे लड़के हैं। हम कैसे अबया के बगैर घूमे? क्यों हम अबया में क्या ऐसी बात है, क्यों हम अबया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। इतने सारे लड़के हैं, हम कैसे अबया के बगैर घूमे? क्यों हम अबया में क्या ऐसी बात है, क्यों हम अबया के बगैर घूमे? क्यों ये हमें बोल रही है अबया के बगैर घूमो? हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटी सी दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से स्कूल से हमारी चीयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम टॉप बगैर बुरा। हमसे हर एक हक छीना गया। हमें हमारी ड्यूटी सी दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से स्कूल से हमारी चीयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम टॉपर थे। हमें बोला गया, हमें हमारी ड्यूटी सी दी गई। क्यों? क्योंकि हम अबया लगाते हैं। इवन दो जब हम 10th में हमारा रिजल्ट लगा था, हम सब बच्चे जो यहाँ पे हम टॉपर से स्कूल से हमारी चीयर्स की गई थी वहाँ पे, क्योंकि हम मुल्क है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए। कोई चीज आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मजहब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बिरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने NIA ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी वार कर रहे हैं हमें। और जो मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी जबान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किया। इन्होंने 2019 में हमारे वकार पे, हमारी शनाख्त पे अटैक किया, हमें हर हिसाब से डिस्पोजेस किया, हमें खुदा न खासा बहुत हर तरीके से जलील किया। मगर अभी हमारे मजहब के ऊपर, हमारे लिबास के ऊपर, हमारी बच्चियों के वो क्या पहने उस पे ये आ गए हैं। हमारे मजहबी रहनुमाओं की इज्जत उछाल रहे हैं। NIA क्यों बुलाए किसी को? क्या हक बनता है उनका? क्या रहमतुल्लाह साहब कोई खुदा न खासा कोई क्रिमिनल है जो उनको बुलाएंगे?
या जो जेलों में हैं ये कह रहे हैं 2019 से कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे रहनुमा, मजहबी रहनुमा जेलों में क्यों हैं? अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्यों है वो जेलों में? तो ये मुझे लगता है ये चलेगा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर 92 करके एक मूवी आई है और ये कोशिश बताया जा रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। उस मूवी के हवाले से मुझे उस मूवी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैंने हमें अबाया हेलो